अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर नवीद राजा साहब, हु इज़ वर्किंग एज ए मैनेजमेंट एंड लीगल कंसल्टेंट। इनका अराउंड 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये एक बुक के ऑथर भी हैं, एम्प्लॉय रिलेशन इन पाकिस्तान, विच इज़ स्टडी रेफरेंस फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स इन फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड आईआर फील्ड। He is also a founding member of and chief organizer of SIRP, a platform for HR/IR professionals providing opportunities of knowledge sharing and learning. इन्होंने बहुत से मैनेजमेंट कोर्सेज भी कंडक्ट किए हैं टू क्रिएट लीगली कंप्लाइंट प्रोग्रेसिव वर्कप्लेसेस के लिए। Naveed Raja has done LLB, MHRM and Masters in Political Science. Additionally, also holds classification in corporate business and labor laws. हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारा MHRM and Masters in Political Science. Additionally, also holds classification in corporate business and labor laws. हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारा अमाद हमारे साथ लाइव हैं इस्लामाबाद से और वो हमारा साथ देंगे आज के तो मैं करता हूँ अमाद के वो आगे इस प्रोग्राम को कैरी ऑन करें। अमाद प्लीज। जी thank you so much Ayaz sahab. Thank you so much all viewers for joining us for today's session which is on domestic inquiry part 2. जैसा कि हमने part 1 में काफ़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया था, तो आज की जो एपिसोड है उसका जो पर्पज़ है वो यही है कि इसके अंदर जो चीज़ें हमारी सेशन 1 के अंदर जो रह गई थी उनको हमारा मेन पर्पज़ है कि हम उसको कवर अप करें। And I will not take much time and would request नवीद राजा साहब के नवीद राजा साहब आप ये जो एक टॉपिक है which is very critical in nature, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं और फिर उसके बाद फॉर्मली इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जी Thank you very much, Ayaz Saab, Amar Saab, for giving me opportunity to share my views on a very sensitive topic, which is about domestic inquiry, how to conduct और उसकी क्या prerequisites हैं और उसका क्या procedure है। तो इस पे बातचीत करने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी अहमियत के ऊपर बात करना चाहूँगा। ये डोमेस्टिक इंक्वायरी बेसिकली आउटकम ऑफ सम बिहेवियर्स है और ये बिहेवियर जो है एट वर्क प्लेस, इनको हम नॉर्मली वर्क एथिक्स कहते हैं। और ये थोड़ा सा मैं इसका प्रीएम्बल इसलिए यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा टू आइडेंटिफाई द ट्रू ऑडियंस फॉर दिस सेशन, क्योंकि इंक्वायरी कंडक्ट करना जो है दिस इज नॉट प्रेरोगेटिव ऑफ ऑल मैनेजर्स और एचआर प्रोफेशनल्स, बिकॉज इसके लिए एक एक्यूमेन रिक्वायर्ड है जो थोड़ा सा मैं जिसकी वजाहत भी करूंगा। ये बाय डेजिग्नेशन कोई भी इसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाता कि कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी। उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए, एक इनर सेटिस्फैक्शन चाहिए, एक जो है एक इंसान के पास जो है वी कैन से कि एक उसकी अंदर की एक आवाज भी उसके पास होनी चाहिए, जिसको ज़मीर या वॉइस ऑफ सोल हम कह लें। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करूंगा विद सम इस्लामिक मेजर या रिक्वायरमेंट हम कह लें। तो उसमें जब हम किसी डोमेस्टिक इंक्वायरी में जब किसी की हैंडलिंग कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो इस सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है उस बंदे के बारे में जो है जिसने कोई डिसीजन करना है, उसको थोड़ा सा इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए कि मैं किस के बारे में ये कोई डिसीजन मेकिंग करूंगा, ये कौन शख्स है, ये
कि अल्लाह ताला की कौन सी ये प्रोडक्ट है जो है जिसके बारे में मैं कोई डिसीजन मेकिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान के साथ कोई भी ट्रीटमेंट हुकूकुल इबाद के जिम्मे में आती है, और हुकूकुल इबाद की हैंडलिंग जो है उसके बहुत ज्यादा प्री रेक्विजिट हैं, उसमें किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक हदीस का भी मैं यहाँ रेफर करूंगा। किसी आदमी के बुरे होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने, और हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का खून, माल, और आखिरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इज्जत हराम है। तो ये फैक्टर हमने देखने हैं। बेसिकली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या डोमेस्टिक इंक्वायरी कंडक्ट करते हुए एक हमने कंसीडर नहीं करना कि जी ये वर्कर है या कोई सबऑर्डिनेट है और ये इंक्वायरी कंडक्ट कर दी जाए और उसके खिलाफ ये सारे एक्शन ले लिए जाए। हमने बेसिकली अल्लाह ताला की एक प्रोडक्ट की हैंडलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल ये कहा गया है कि इंसान की अजमत या हुर्मत जो है वो काबा से ज्यादा है। तो जब तक ये वाले फैक्टर किसी इंसान के अंदर नहीं है, उसको इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आना ही नहीं चाहिए, जो एक इंसान की कदर कीमत नहीं जानता। हुर्मत काबा से ज्यादा करार दे देने का मतलब ये है कि आपके सर्कल में कहीं अभी नजदीक ही एक्सेस है आपकी खाना काबा तक, वहां पे फॉर एग्जांपल हजरे अस्वद तक है, सारे जाते हैं, चूमते हैं, वहां दक्कम पेल होती है। तो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से वहां पे एक निशानी है। बस इंसान अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई एक प्रोडक्ट है। हमें पता चले कि यहाँ पे किसी आर्टिस्ट की आज नुमाइश है, उसकी जो भी उसने तस्वीर बनाई है उसकी, तो उस पे हम लोग टिकट लेके उसको देखने पहुंच जाते हैं। हमें पता चले मोनालिसा की तस्वीर मशहूर पाकिस्तान में आई है, तो शायद ट्रेवल करके जहाँ वहां जाए और उसको देखें। लेकिन ये जो इंसान है, ये अल्लाह ताला ने एक तस्वीर बनाई है, उस तस्वीर की हैंडलिंग हमने करनी है, और वो तस्वीर हम विदाउट टिकट देखते हैं डेली। तो जब तक ये एक फीलिंग किसी के अंदर नहीं है, उसके लिए ये सब्जेक्ट टोटली इररेलेवेंट है। तो मजीद मैं थोड़ा सा इन चीजों को साथ साथ कनेक्ट करता रहूंगा। तो अभी फॉर्मली सेशन की तरफ चलते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉज और प्रैक्टिसेस। अच्छा, इसमें एक चीज है कि हमारा जो पहला एपिसोड था उसमें थैंक यू राज साहब। जी मां साहब। जी जी अयाज साहब, आप कंटिन्यू करें। नहीं, आप करें, कंटिन्यू करें। राय साहब, आपने एक वाकई ये बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक है और इसके ऊपर आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ आउट किया है, बिकॉज इंक्वायरी का जो अल्टीमेट पर्पस है, मतलब वो एक जो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी की जॉब से रिलेटेड होता है, और उसके बारे में जो डिसीजन होता है वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है कि एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। तो फॉर्मली इसको आई वुड रिक्वेस्ट यू कि सबसे पहले आप हमें काइंडली इसके बारे में बताएं कि इसमें कुछ लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इंक्वायरी जो है वो हम जो है वो ज़रूरी नहीं है, और अगर फॉर एग्जांपल कोई भी मिसकंडक्ट होता है तो उसको जॉब से निकाल देना ही मतलब एक फाइनल डिसीजन समझा जाता है, और इसकी इंक्वायरी प्रोसीजर में लोग नहीं जाते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर ज़रा काइंडली आप हमें बता दें कि इंक्वायरी जो INQUIRY इंक्वायरी है और ENQURY इंक्वायरी है, ये दोनों आपस में किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं, और ये क्यों ज़रूरी है, मतलब डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स डिसमिसल या टर्मिनेशन, आप डिसमिसल वाले एक्शन पे क्यों नहीं जा सकते? जी अमार साहब, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट किया है। इसको भी मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा आपके इस क्वेश्चन को, जिसमें आपने कहा कि यही समझ लिया जाता है कि कोई एक्शन हुआ है और उसको निकाल देना ही उस एम्प्लॉय को दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन।
तो इसमें भी मैं एक रवायत या हदीस कह लें उसका हवाला दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मैं अपने गुलाम, उस वक्त तो यही कॉन्सेप्ट चल रहे होते थे, तो उसकी गलती पे उसको क्या उसके साथ रवैया करूं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे थे। फिर उसने दोबारा पूछा तो वो दोबारा खामोश ही रहे। जब उसने तीसरी दफा पूछा तो उन्होंने कहा उसको रोजाना 70 दफा माफ कर दिया करो। तो ये इन चीजों की जब तक ये सेंसिटिविटी और हुकूकुल इबाद और हमारे जो अहकामात हैं, स्टैंडिंग अहकामात, उनको ज़हन में नहीं रखेंगे तो फिर हमारे से गलतियां हो सकती हैं, गलतियों का इम्कान है। अब बात इस पे आते हैं कि जहाँ पे उसको हम माफ भी कर चुके, सारा कुछ कर चुके और उसके बाद निकालना है, तो ये जो किसी को जॉब से टर्मिनेट करना या कोई पनिशमेंट देना, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ये हमारे पास डेलीगेटेड पावर है, किसी एम्प्लॉयर के पास ये डेलीगेटेड पावर है, ये इनहेरिटेड पावर नहीं है। ये बुनियादी तौर पर इस्लामी मुआशरे के अंदर रियासत की जिम्मेदारी होती है कि किसी की चोरी, किसी की गलत बयानी या कोई भी उसके अगेंस्ट द नॉर्म्स जो एक्शंस हैं, उनके अगेंस्ट रियासत एक्शन लेती है। अब दुनिया में निज़ाम राइज है, पाकिस्तान में भी इसी तरह है। हमें एम्प्लॉयर को जो है वो थ्रू लेजिस्लेशन रियासत ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी है। उसने एम्प्लॉयर को कहा कि आप अपने सेटअप का अरेंजमेंट खुद ही कर लें, आप देखते हैं कि ये आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप ये एक्शन ले सकते हैं। तो ये डेलीगेटेड पावर है। तो डेलीगेटेड पावर जो है वो एक अमानत होती है। इसमें भी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी का एस्पेक्ट है। अमानत को बड़े ही एहतियात के साथ, जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना होता है। इस चीज को इमेजिन करके कि ये अगर रियासत कर रही होती तो रियासत कैसा डिसीजन लेती, तो हमने इन फैक्टर्स को देख के चलना है। ये बिल्कुल हमारा कोई प्रेरोगेटिव नहीं बन जाता कि अब हमारी डिस्क्रिप्शन है कि ये तो इस बंदे ने कुछ कर दिया या सारे लोग यही कह रहे हैं इसने कर दिया होगा, अब इसको निकाल दिया जाए। अब मैं आता हूं आपके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे, जो रिगार्डिंग है इंक्वायरी फॉर ई एंड इंक्वायरी फ्रॉम आई और ई से जो इंक्वायरी स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिकली इसमें अगर थेफ्ट केसेस की एग्जांपल ली जाए तो उसके साथ मैं लिंक करके विद एग्जांपल बताना चाहूंगा। आई से जो इंक्वायरी का वर्ड है ये कॉमन मिस्टेक होती है। आई से इंक्वायरी मीन इन्वेस्टिगेटिव स्टाइल से जो इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ड आई। तो जो ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर हम देखते हैं जो इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, वो इंक्वायरी होती है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ई वाली इंक्वायरी जो है उसमें एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट आपने इंक्वायरी ऑफिसर को या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को अपॉइंट करना होता है, जिसके पास तमाम फैक्ट्स पेश किए जाते हैं, प्रेजेंट करती हैं पार्टीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और उन पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने के बाद, उन एविडेंसेस को देखने के बाद उस इंक्वायरी ऑफिसर ने या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी ने अपनी ओपिनियन उसके ऊपर देनी होती है, इंडिपेंडेंट ओपिनियन। तो ये बुनियादी तौर पर इन चीजों में, दोनों में इंक्वायरी के वर्ड जो दोनों आपने पूछे उनमें ये डिफरेंस है। इन्वेस्टिगेशन या आई फॉर इंक्वायरी ये मोस्टली हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं, ये पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है ये वो वाली इंक्वायरी है। और विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर आगे चल के हम बात करेंगे, उसमें मिसकंडक्ट में थेफ्ट भी है, तो थेफ्ट कमिट होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रीमिसेस। तो वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो मोस्टली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करता है या कंसर्न डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर या मैनेजर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और सारी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वो एक केस तैयार करते हैं जिसकी बेस पे चार्जशीट होती है, और फिर इंक्वायरी ई से जो स्टार्ट होता है वो वाली इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है। सिक्योरिटी और उसका कंसर्न डिपार्टमेंट वो अपनी एविडेंस लेके आते हैं,
वो जो एलिगेशन जिस पे लगा है वो अपनी एविडेंस, अपनी सपोर्ट, अपने डिफेंस में चीजें लेके आता है। तो जो आपने इंक्वायरी ऑफिसर या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट किया है वो उसकी बेस पे अपना डिसीजन दे देता है। आई होप कि ये आई और ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड इंक्वायरी जो है दैट इज क्लियर नाउ। अच्छा जी। नवीद साहब ये बताएं कि जो डोमेस्टिक इंक्वायरी है कानून में इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों जरूरी है किसी भी मिसकंडक्ट के अगेंस्ट? जी, बेसिकली ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या डोमेस्टिक इंक्वायरी ये हमें इसकी क्लॉज मिलती है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस 1968 में। ये फेडरली लेजिस्लेटेड है और फिर उसके बाद 18th अमेंडमेंट और प्रोविंसेस ने उसके बाद अपने लॉज बनाए। पंजाब ने इसको अडॉप्ट किया, सिंध ने कुछ क्लॉजेस चेंज कर दी। तो जहाँ पे जो भी हम लॉ का जिक्र करेंगे, हम क्योंकि मेजोरिटी में वही फेडरली या वो कॉपीड लॉ वही चल रहा है तो हम उसी की क्लॉजेस को रेफर कर देंगे सो दैट अगर सिंध से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्लॉजेस जो सीक्वेंस में ऊपर नीचे हुई हैं वो उसको देख लेंगे। तो जहां पे भी हम क्लॉज कोट करेंगे वो हम 1968 के ऑर्डिनेंस की करेंगे। तो 1968 के ऑर्डिनेंस में क्लॉज 15(3) उसमें ये सारा प्रोसीजर जो है बताया गया कि उसमें रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप वो जो लिस्ट ऑफ मिसकंडक्ट है उसके अंदर से कोई मिसकंडक्ट कमिट होगा तो उस एम्प्लॉय को एलिगेशन कम्युनिकेट किए जाएंगे इन राइटिंग और ताकि वो उसका जवाब दे और उसको सुनने का मौका दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है जो भी उसकी फाइंडिंग होगी वो एम्प्लॉयर के पास जाएगी और एम्प्लॉयर उसको फाइनल डिसीजन लेगा। ये मेनली रिक्वायर्ड है फॉर इन केसेस ऑफ डिसमिसल। लेकिन अभी ये कॉमन प्रैक्टिस बन गई है क्योंकि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10A भी इंसर्ट हुआ है जिसमें कहा गया कि नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो ये जनरल क्लॉज है तो ये सारों पे अप्लाई करती है और कोर्ट ने भी आर्बिट्रेरली जो डिसीजन लिए गए उनको हमेशा सेटिसाइड किया है। तो इसलिए ये अब इसकी इंक्वायरी का मैकेनिज्म विद पैसेज ऑफ टाइम लॉ के अंदर डिफाइन हो गया क्योंकि जजमेंट्स आती हैं उसके जब कंपनीज में ये इंक्वायरीज कंडक्ट की गई उनमें जो लकूनाज आए उन लकूनाज को एम्प्लॉयज ने चैलेंज किया और उनको चैलेंज करने के बाद कोर्ट की जो जजमेंट्स आई अब वो प्रोसीजर जो है वहां से ड्राइव किया जाता है उन जजमेंट को देखते हुए कि जब दोबारा अब कोई फ्रेश केस हैंडल किया जा रहा है तो उसके अंदर ऐसे लकूनाज ना हो और वो अगर कोर्ट में चैलेंज होता है तो वो वहां पे अप हेल्ड हो जाए। ये इसकी इम्पोर्टेंस जो बुनियादी तौर पे आपका सवाल था। तो अच्छा, एक चीज और है कि हमारे लास्ट एपिसोड में कुछ क्वेश्चन आए थे कि जी मिसकंडक्ट जो है उसकी टाइप्स लाइक माइनर और मेजर, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें प्लीज। माइनर और मेजर मिसकंडक्ट में डिफरेंस जो है उसमें देखें फॉर एग्जांपल ये तो ग्रेविटी देखनी है हर इंसिडेंट की केस टू केस वेरी करेगी लेकिन अपेरेंटली हमें नजर आता है कि 10 days अनऑथराइज्ड एब्सेंस इज नॉट अ मेजर मिसकंडक्ट और स्पेशली जब ये वन टाइम हुआ हो। इसमें डिसमिसल जो है आ जाए और कोर्ट में चैलेंज हो जाए और कोई भी कंसिडरेबल जस्टिफिकेशन अगर वहां पे एम्प्लॉय दे देता है तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन बड़ा मुश्किल होता है कि वो सस्टेन करे। ऑन अदर साइड अगर केस थेफ्ट का आ गया या ग्रेटिफिकेशन का है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन का है, स्ट्राइक का है तो वहां पे कोर्ट का रिजल्ट व्यू पॉइंट है। तो हम इन चीजों को ही देखते हुए इसमें मेजर और माइनर की तमीज कर सकते हैं कि कौन से मेजर में फॉल करते हैं। अब वही क्लॉज अनऑथराइज्ड एब्सेंस फॉर मोर देन 10 days अगर वो दूसरी तीसरी दफा हो रहा है तो वो भी एक सीरियस मिसकंडक्ट उसको कंसिडर किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाएगा। ये तो बने उस हवाले से जैसे हम देखते हैं जजमेंट की रूल से। अगर हम लॉ के अंदर आए तो लॉ के अंदर हमें दो क्लॉजेज मिलती हैं मिसकंडक्ट की।
इसमें एक तो ये क्लॉज 15(3) के अंदर जो मिसकंडक्ट्स की लिस्ट दी गई है, उसमें A to I ये मिसकंडक्ट है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस फोरम पे व्यूअर्स क्योंकि HR फील्ड से IR फील्ड से ही हैं, दे आर वेरी वेयर। क्लॉज 15(1) के अंदर माइनर मिसकंडक्ट दिए गए हैं, जिसके अंदर ये शामिल है कि जी डिस्चार्ज और डिसोबीडियंस और रूल्स और ऑर्डर के जो रूटीन अफेयर में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको वायलेट किया जाता है। इवन फॉर एग्जांपल कुछ सेफ्टी मेजर्स के लिए कुछ लाइंस आपने फ्लोर पे ड्रॉ की हैं, उनकी वायलेशन की जाती है। कुछ मटेरियल हैंडलिंग की वायलेशन की जाती है। कंप्यूटर ऑन ऑफ के ऊपर ही अगर कोई SOP है या उसकी हैंडलिंग लैपटॉप दिया है तो उसकी हैंडलिंग पे कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके पासवर्ड की सिक्योरिटी के कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको वायलेट करना। तो ये माइनर जो वी कैन से कि ये सॉर्ट ऑफ मिसकंडक्ट है, इम्प्रॉपर बिहेवियर। और ये चूंकि पुराना लॉ है उसमें लिख दिया गया, लेकिन ये हो भी सकता है अगर डाउट हो। ड्रंकनेस वगैरह भी इसके अंदर शामिल किए गए थे। उसके बाद मेकिंग फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। एक आदमी है वो लोगों के बारे में बात करता है, अपने काम के बारे में हमेशा मिसलीडिंग बातें करता रहता है, तो वन टाइम तो ये करेगा तो ये माइनर मिसकंडक्ट ही होगा। इसको मैं आगे कनेक्ट करता हूँ, ये मेजर में कब कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर, कि वेदर पुअर परफॉर्मेंस इज अ मिसकंडक्ट और नॉट। तो ये क्लॉज जो है 15(1) इसके मुताबिक इन एफिशिएंट dilatory, careless or wasteful working, this is also part of misconduct। और इसमें फिर लास्ट है जी दैट इज मेलिंगरिंग। अच्छा, ये वन टाइम हो तो ये माइनर मिसकंडक्ट है, ये इतने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल नहीं होते। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर क्लॉज 15(3)J वो ये कहता है कि फ्रीक्वेंट रेपिटेशन ऑफ एनी एक्ट ओमिशन रेफर्ड इन क्लॉज 1 के फ्रीक्वेंट रेपिटेशन हो गई है, फ्रीक्वेंट इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस है, फ्रीक्वेंट इम्प्रॉपर बिहेवियर है, फ्रीक्वेंट डिसोबीडियंस है, और तो ये फिर मेजर मिसकंडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए एविडेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने काम जो है जॉब असाइन की है, तो कोशिश करें कि अगर कोई ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया आपने अनडिजायर्ड बिहेवियर वाला आदमी, तो उसको इन राइटिंग टास्किंग करनी शुरू कर दें। उसको जो टास्किंग की गई है उसकी रिपोर्ट इन राइटिंग स्टार्ट शुरू कर दें। तो जब ये 3-4 दफा हो जाए तो देन वो क्लॉज 15(3)J में फॉल कर जाएगा। तो उस वक्त आप उसको अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडिंग ऑर्डर की 15(4) की, उसके तहत चार्जेस प्रॉपरली राइटिंग में कम्युनिकेट करके और प्रॉपर वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का इंक्वायरी और देन जो भी लॉ के अंदर प्रोवाइडेड 3-4 जो पनिशमेंट्स हैं सूटेबल अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑफ द मिसकंडक्ट, वो पनिशमेंट इंपोज कर सकते हैं। राइट जी। मां साहब कोई सवाल है आपका? चलें मैं सवाल करता हूँ नवीद भाई। अच्छा, ये बताएं कि इंक्वायरी प्रोसीजर लास्ट टाइम भी मैंने आपसे हमारे एक प्रोग्राम में हमने एक चीज मिस कर गए थे। हेलो जी जी, जी अभी आवाज आ रही है? क्वेश्चन जी जी रिपीट कीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि इंक्वायरी प्रोसीजर की टिप्स डिफाइन कर दें थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को कि इसकी चेकलिस्ट क्या होती है। आपने एक इंक्वायरी असाइन की, एक इंक्वायरी अफसर अपॉइंट करके उसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू फॉर कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी? जी बिल्कुल। इसमें देखें, सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये इंक्वायरी का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस सेटअप के अंदर जितने भी करेक्टर हैं, रोल हैं, ये हर आदमी के लिए रोल नहीं है। ये उन लोगों के लिए है कि जो मैंने स्टार्टिंग में प्रीएम्बल में सारी बातें की कि जिनकी कोई इनर वॉइस भी हो, वो अपने आप को भी चैलेंज करते हो, बाहर के मामलात
थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डिसीजन मेकिंग सारे स्ट्रक्चर के अंदर उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके बाद जब कोई अथॉरिटी कंसीडर करती है कि देयर इज ए नीड ऑफ इंक्वायरी, तो सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है कि सूटेबल पर्सन फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर की कौन हो सकता है। इंक्वायरी ऑफिसर के ऊपर लॉ तो साइलेंट है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ जजमेंट्स जिसके अंदर बताया गया कि इंक्वायरी ऑफिसर कैन बी एनी पर्सन, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, अनबाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि जिसके अगेंस्ट वो इंक्वायरी कंडक्ट कर रहा है उसको भी उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, या गैर जरूरी मिसट्रस्ट नहीं होना चाहिए, ये कह लें। उसके बाद अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप किसी को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसको सीनियर देन अलेज्ड एम्प्लॉई होना चाहिए, यानी जिस पे इल्जाम लगाया उससे सीनियर होना चाहिए। प्रेफरेंस ये करें कि उस डिपार्टमेंट से ना हो, उसकी हायरार्की में से ना हो, ताकि उसका एक बायसनेस ना आए उसके ऊपर। उसको दूसरे डिपार्टमेंट से इंक्वायरी ऑफिसर को ले लें प्रेफरेबली। और कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं अक्सर औकात, इंक्वायरी ऑफिसर क्या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी किसी को अपॉइंट किया जा सकता है? तो कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स इस तरीके से की गई थी जो वो चैलेंज हुई, तो कोर्ट्स ने उन अपॉइंटमेंट्स को वैलिड डिक्लेयर किया इन्हीं चीजों की सेंसिटिविटी को देखते हुए कि ये हर बंदे का काम नहीं है इस इंक्वायरी के मामलात के अंदर घुस जाना। तो उसके लिए जब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ एक्सपर्ट लोग उनको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने हायर किया फॉर पर्पसेस ऑफ इंक्वायरी, इवन उनको उसकी फी पे की। लोगों ने एम्प्लॉइज, एलिज्ड एम्प्लॉइज ने चैलेंज भी किया कि ये तो फी पेड थी, और उसके बाद इंक्वायरी कंडक्ट करके तो एम्प्लॉयर ने फेवरेबल लिया ये डिसीजन। तो कोर्ट्स ने ऐसे एलिगेशंस को विदाउट एविडेंस जो थे उनको ओवर रूल किया। किसी को फी पे करके एज इंक्वायरी ऑफिसर हायर करना भी लॉ के अंदर अलाउड है। उसके बाद आते हैं जो इंग्रेडिएंट्स की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर हो गई। उसके बाद इसके जब जिस दिन आपने चार्जशीट कर दी हुई है, चार्जशीट ये रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोसीजर कि यहाँ से क्वालिफाई होके तो देन आप इंक्वायरी पे आएंगे ना। तो एक मिसकंडक्ट हुआ, मिसकंडक्ट की रिपोर्टिंग हुई, रिपोर्टिंग के बाद आपने चार्जशीट कर दी, चार्जशीट के बाद रिप्लाई का मौका दिया, रिप्लाई आया तो उसका एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है, नहीं आया तो तब डिफरेंट है। दोनों सूरतों में अगर एम्प्लॉयर इज फीलिंग अनसेटिस्फैक्टरी तो वो इंक्वायरी का ऑर्डर पास कर देता है। अब आते हैं हम डे ऑफ इंक्वायरी पे। इंक्वायरी का नोटिफिकेशन निकल गया था, एक दिन तय हो गया कि इंक्वायरी ऑफिसर आज इंक्वायरी कंडक्ट करेगा सुबह 9 बजे 12 बजे जो भी एक टाइम होगा। तो उस दिन जिस वक्त वो इंक्वायरी के लिए अपने ऑफिस में या एक जो भी डिसाइडेड प्लेस है वहां बैठा है, तो अलेज्ड एम्प्लॉय भी वहां पे आता है और कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटर, ये केस टू केस वेरी करता है। अगर तो कुछ लोगों के माबैन कोई लड़ाई झगड़े का मामला है तो वहां पे कंप्लेनेंट हो सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे इफेक्ट हुई है तो वहां पे प्रोसिक्यूटर आता है। ऑर्गेनाइजेशन किसी को नॉमिनेट कर देती है कि ये रिकॉर्ड और एविडेंस है, आप इंक्वायरी ऑफिसर के सामने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू प्रोड्यूस कर दें। तो जो भी इसमें सूरत हाल बनती है, तो अभी प्रोसिक्यूटर को हम कंसिडर कर लेते हैं। एक ऑर्डर शीट लिखी जाएगी, कार्रवाई जिसको कहेंगे कि मिनट ऑफ प्रोसीडिंग लिखे जाएंगे। उसका सबसे बेस्ट जो स्टार्ट है वो है अटेंडेंस, के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं विदाउट ओपनिंग एनी डिबेट कि जी हम गिवन टाइम पे बिफोर इंक्वायरी ऑफिसर वी आर प्रेजेंट, आए यहाँ पे अटेंडेंस मार्क करें। पर्सन ए इज प्रोसिक्यूटर, वो अपनी अटेंडेंस ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर मार्क कर देगा। पर्सन बी इज एलिज्ड एम्प्लॉय, वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर देगा। इंक्वायरी ऑफिसर साइन कर देगा कि जी बोथ आर प्रेजेंट। उसके बाद स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि जी फॉर्मल इंक्वायरी इज बीइंग स्टार्टेड। लेकिन इसमें मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जब आप किसी वर्कमैन की स्पेशली इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसको नेटिव लैंग्वेज के अंदर सारी चीजों को लिखें ताकि
एट द एंड वो आपसे लैंग्वेज ट्विस्टिंग का एलिगेशन ना लगा दे कि मैं तो इस चीज का ये मतलब समझा था, तो ये तो मतलब इसका कुछ और है, आपने तो फलां लैंग्वेज यूज की, इंग्लिश यूज की या कुछ और। तो उर्दू को प्रेफर करें या को जो जिस भी रीजन में, फॉर एग्जांपल इंटीरियर सिंध में देखते हैं हम कि वहाँ सिंधी राइटिंग बड़ी कॉमन है, तो वहाँ पे सिंधी लैंग्वेज को यूज करें। तो नेटिव लैंग्वेज के अंदर या कॉमनली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर उसको आप अपनी प्रोसीडिंग्स को आप लिखें, ताकि कल को वो एम्प्लॉय जो है वो इस लैंग्वेज वाले इशू को चैलेंज ना कर सके। तो अभी हम ये वर्कर कैटेगरी को ही कंसिडर करते हुए आगे चलते हैं। तो आप वहाँ स्टेटमेंट लिख देंगे, आफ्टर हैविंग अटेंडेंस ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट, के जी कार्रवाई को शुरू किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि जी इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो उसको चार्जशीट पढ़ के सुनाएंगे कि मैं आज ये आपके अगेंस्ट जो एलिगेशन है इस चार्जशीट में, उसके लिए ये इंक्वायरी जो मुझे अपॉइंट किया गया इंक्वायरी ऑफिसर और ये इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, मैं चार्जशीट का कंटेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आल्दो के चार्जशीट उसको सर्व हो चुकी है, वो रिप्लाई कर चुका है, लेकिन ये एक लीगल रिक्वायरमेंट अब बन चुकी है, कीपिंग इन व्यू प्रेसिडेंट्स पास्ड बाय कोर्ट्स। तो जब उसको सुना दी जाए और उसके बाद उसको क्वेश्चन किया जाए कि आप इस चार्जशीट को दुरुस्त मानते हैं या आप अपने दिफा में कुछ और कहना चाहते हैं या इनकार करते हैं, तो वो सुनने के स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी उसका सिग्नेचर आप लें। फिर उसके बाद उसका जो भी डिफेंस, इनकार मोस्टली होता है, एडमिट तो शायद ही कोई करे, तो इनकार पे साइन लेके तो एक इंक्वायरी जो है कि हस्बे ज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू की जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि कोई एडमिट भी कर ही लेता है कि जी हाँ जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये एलिगेशन दुरुस्त है, उस वक्त क्या होना चाहिए? तो उस वक्त के लिए भी ये रिकमेंडेड है कि आपके पास जो गवाहान आ चुके हैं, विटनेसेस हैं, और जो एविडेंस है डॉक्यूमेंट्री या जो भी किसी किस्म की, उसको आप पार्ट ऑफ फाइल बना लें, क्योंकि बाद में एविडेंस अवेलेबल नहीं होगी, विटनेसेस भी इधर उधर हो सकते हैं। तो उसका एडमिशन लेने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर ये लिख सकता है कि जी फॉर माय सेटिस्फेक्शन कि ये शायद किसी दबाव में तो नहीं इसने एडमिशन कर लिया, तो आई विल प्रोसीड इनटू मैटर टू एवेल्युएट हिज स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ एविडेंस और अवेलेबल रिकॉर्ड। तो वो सारी चीजों को रिकॉर्ड लाजमी करें। तो जब एक फॉर्मल इंक्वायरी स्टार्ट हो गई, उसका हाँ या ना में जो भी स्टेटमेंट आ गया, तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा, प्रोसिक्यूटर को कहा जाएगा कि आप बताएं कि आप क्या केस लेके आए हैं, जिसको अमूमी तौर पे हम कंपनी या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। तो वो फिर बताएगा कि जी ये चार्जशीट है, ये इसने या इन्होंने ये मिसकंडक्ट कमिट किया है, ये इसकी डेट है और ये हमारे पास एविडेंसेस हैं। हम फॉर एग्जांपल वही थेफ्ट का केस है, तो हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ये कर ली हुई है, उनकी मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ इंक्वायरी ऑफिसर को, इस इन्वेस्टिगेशन की उनकी ये फाइंडिंग है, ये भी मैं दे रहा हूँ। उसके अंदर इन्होंने जो हमें पता चला कि इस इवेंट के 3 या 4 विटनेसेस हैं। फॉर एग्जांपल जब बैक ट्रैक किया तो सीसीटीवी कैमरा जहाँ से वो उसकी वीडियो मिल गई, सीसीटीवी कैमरा वाला भी उसका विटनेस होगा। उसका जो कुलीग है वो विटनेस हो सकता है कि इस टाइम पे उसको इस वर्क प्लेस पे होना चाहिए था, वो इस वर्क प्लेस पे नहीं है, वो दूसरी जगह पे गया हुआ था। जहाँ दूसरी जगह गया हुआ था वहां का आदमी हो सकता है, वो कह सकता है कि हाँ जी ये अनयूजुअल इनकी मूवमेंट मैंने देखा है अपने एरिया में, ये वहां पे प्रेजेंट थे। तो अगर किसी ने उनको कोई चीज ले जाते देखा तो वो भी अपनी वो बात बता देगा। अच्छा, ये प्रोसिक्यूटर इसकी स्टेटमेंट इस तरीके से हो जाएगी। देन इंक्वायरी ऑफिसर ऑफर करेगा इसको अलेज्ड एम्प्लॉय को कि जी ये स्टेटमेंट इन्होंने दे दी, आप इन पे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, उसको ऑफर करना चाहिए और ऑफर की जाएगी। और वो अगर क्वेश्चन जो भी करता है तो उसको जो अल्फाज इस्तेमाल किए क्वेश्चन करते हुए कोशिश की जाए कि वही अल्फाज रिपीट करके इंक्वायरी ऑफिसर उनको नोट डाउन करे।
और उन्हीं अल्फाज में जो जवाब दिया गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से वो वर्डिंग जो है उसको रिपीट कर ले। इसमें इस चीज के किसी कंफ्यूजन में नहीं आना कि आप इंक्वायरी तो उर्दू में कंडक्ट कर रहे हैं तो बीच में ये इंग्लिश के वर्ड आ गए, उसने इंग्लिश का वर्ड यूज किया और अब मैं इसकी ट्रांसलेशन क्या करूं। आप इंग्लिश को बीच में लिख दें, एक्चुअल वर्ड लिखें। आजकल जैसे हम देखते हैं कि बड़ी हायर कोर्ट्स में से भी जब फैसला आता है तो हमें वो अशार भी नजर आ जाते हैं, तो फैसलों में भी शेरो शायरी भी लिखी जाती है, तो वहां पे भी वो स्टेटमेंट लिखने में आर नहीं है। तो उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन जब वो कर ले उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो किसी फैक्ट की क्लैरिफिकेशन के लिए वो भी क्वेश्चन कर सकता है कि अच्छा आपने ये कहा तो इसका मतलब आपका क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो वो वजाहत उसके पास आ जाएगी। लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन से अवॉइड करे ताकि उस पर बायसनेस का एलिगेशन ना आए। और इसी तरीके से फिर जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन एलिज्ड एम्प्लॉइज पे कर लेगा तो प्रोसिक्यूटर को ऑफर किया जाएगा आप अपने विटनेसेस प्रोड्यूस करें। तो फिर विटनेस 1, विटनेस 2, विटनेस 3 जितने भी होंगे, और आप जिसकी स्टेटमेंट से जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा वाला आदमी भी एक थेफ्ट केस में विटनेस है, तो वो अपनी यूएसबी ड्राइव दे सकता है कि जी इसके अंदर ये मैं वीडियो क्लिप ले आया हूँ और ये मैं आपको ये यूएसबी ड्राइव दे रहा हूँ, इसके अंदर ये वीडियो क्लिप है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये चीजें जो है पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बना ली जाएंगी। और हर विटनेस को अलेज्ड एम्प्लॉय क्रॉस करने का राइट रखता है। इंक्वायरी ऑफिसर का काम है उसको इंश्योर करे कि उसने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो क्रॉस करे, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। और उसके बाद अलेज्ड एम्प्लॉय को ऑफर किया जाएगा आप क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट देगा। और इसी तरह फिर प्रोसिक्यूटर को ऑफर किया जाएगा आप इस पे क्वेश्चन करना चाहते हैं कोई, तो वो क्वेश्चन कर लेगा। और जैसे मैंने प्रोसिक्यूशन साइड का बताया, क्वेश्चन आंसर उसी तरह नोट किए जाएंगे। एट द एंड इंक्वायरी ऑफिसर भी कुछ क्वेश्चन कर सकता है क्लैरिटी के लिए। और फिर अलेज्ड एम्प्लॉय जो है वो भी अपने कोई विटनेसेस देना चाहे, फॉर एग्जांपल उसकी प्रेजेंस का डिस्प्यूट है तो वो कह देगा कि 10:30 पे ये फलां इवेंट हुआ था, तो हम लोग ये 3 लोग कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे तो मैं तो वहां प्रेजेंट ही नहीं था। तो वो उस तरीके से अपने गवाहान को वहां पे प्रोड्यूस कर देगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके पास हुई, को कार्ड स्वाइपिंग की एविडेंस, को बायोमेट्रिक का डाटा या कुछ भी, तो वो प्रोड्यूस कर देगा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी जाएंगी उनको भी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और एट द एंड ये एक टिप होती है कि स्टेटमेंट दोनों से ले ली जाए कि जी आप दोनों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी। आल दो के ये कंडक्ट से भी पता चल रहा होता है, क्योंकि प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी गई है तो गवाहान भी आए और सारा कुछ हुआ। तो स्टेटमेंट अगर ले ली जाए तो वो एक न्यूट्रल इंक्वायरी को सपोर्ट करती है कि जी वी आर सेटिस्फाइड, इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली इम्पार्शियली हेल्ड हुई है। और वो स्टेटमेंट इंक्वायरी रिपोर्ट को सपोर्ट करता है फिर। और उसके बाद इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो उसमें फाइंडिंग क्या दे सकता है इंक्वायरी ऑफिसर। यहाँ पे काफी लोग मिस्टेक करते हैं और अपनी सारी मेहनत को जाया कर देते हैं। जब इंक्वायरी ऑफिसर ये फाइंडिंग दे देता है कि जी ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, आई रिकमेंड फ्ला पनिशमेंट, तो ये सारी पीछे उसने जो सारी प्रोसीडिंग की उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत जो इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी ऑफिसर को चार्जशीट के अंदर मेंशन्ड एलिगेशन तक अपने आप को लिमिट रखना है। और वो सिर्फ ये कह सकता है कि एलिगेशंस मेंशन्ड इन चार्जशीट आर फुली प्रूव्ड, पार्शियली प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। फॉर एग्जांपल ABCD 4 एलिगेशन है, तो वो ये भी कह सकता है कि एलिगेशन A फुली प्रूव्ड, B पार्शियली प्रूव्ड, C नॉट प्रूव्ड। तो इस तरीके से वो अपनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की फाइंडिंग लिखेगा और उसके बाद एम्प्लॉयर को वो रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी। और एम्प्लॉयर जो है उसमें एक फाइन की पनिशमेंट है, एक डिमोशन टू लोअर ग्रेड की पनिशमेंट है, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फॉर 1 ईयर ये पनिशमेंट है, फिर डिसमिसल की पनिशमेंट है। तो वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट,
अकॉर्डिंग टू लॉज टू कंपनी, ये चीजें देखते हुए एम्प्लॉयर उसको पनिशमेंट अवॉर्ड कर देगा। अच्छा राइस साहब, यहाँ पे मैं एक आपको पॉज करूँगा। मुझे बताएं कि यहाँ पे एक जनरली इंडस्ट्री के अंदर एक ये चीज़ ली जाती है कि जी सस्पेंशन कर दी जाए। तो लॉ में सस्पेंशंस की क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है? और क्योंकि सस्पेंशन में भी देखा गया कि जब सस्पेंशन कर देते हैं तो पहले उसकी हाफ पे उसको, मतलब हाफ द रेट ऑफ द पे उसको दी जाती थी, लेकिन अभी वो भी फुल हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो सस्पेंशन है इसकी लीगल इम्पोर्टेंस है या नहीं है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप काइंडली हमें रहनुमाई करें, बताएं इसके बारे में भी। सस्पेंशन इसी के अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर 15(5) के अंदर सस्पेंशन का जिक्र किया गया है, और ये इसकी जो लिमिट दी गई है दैट इज 4 वीक्स, और सिंगल गो में जो है वो आप 4 दिन से ज्यादा किसी को सस्पेंड नहीं करेंगे। अच्छा, सस्पेंशन की जो क्लॉज है उसकी जो ओरिजिनल स्पिरिट है वो ये है कि आप किसी अकाउंटेंट कैशियर के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, तो कोई कैश की एम्बेजलमेंट का एलिगेशन आ गया है, तो आप उसको उसकी वर्क प्लेस से बेसिकली हटा दें ताकि वो एविडेंस को टेम्पर ना कर सके, डैमेज ना कर सके, ताकि एक न्यूट्रल इंक्वायरी हो सके। तो जो सस्पेंड करना और पास्ट में सस्पेंशन विद हाफ पे होती थी, तो वो भी जब एलिगेशन प्रूव होता था तो हाफ सस्टेन करता था, अदरवाइज इंक्वायरी के बाद अगर इनोसेंट डिक्लेयर होता था तो वो सस्पेंशन भी फुल पे हो जाती थी। तो अभी प्रैक्टिकली सस्पेंशन की क्लॉज उस तरीके से अफेक्टिव नहीं रही जब से ये फुल पे वाला भी मामला शुरू हो गया। तो अभी ट्रांसफर भी किया जा सकता है टेम्परेरी, किसी को लीव विद पे भी दी जा सकती है, ये एम्प्लॉयर का राइट है। जब आप उसकी अर्निंग को डैमेज नहीं कर रहे तो उसको कोई भी टास्किंग करके उस वर्क प्लेस से टेम्परेरी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर प्योरली सस्पेंड भी करना है तो सस्पेंशन का मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट और सिक्योर एविडेंस, जो है ये इसका मकसद था। सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं होती, सस्पेंशन जो है वो एक एम्प्लॉयर का राइट है। तो जब जहां पे वो सस्पेंड कर सकता है वो ट्रांसफर भी कर सकता है, वो उसको लीव विद पे पे भी भेज सकता है। सस्पेंशन में भी फुल पे देना है तो लीव विद पे दे दें, तो सस्पेंशन एज सच अभी इफेक्टिव क्लॉज नहीं है उसका। जी एजाज भाई, इसमें मैं थोड़ा सा मीनवाइल इनकी कनेक्टिविटी दुरुस्त होती है, मैं ऐड कर दूं कि सिंध में चूंकि वो क्लॉजेज ऊपर नीचे हुई हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्लॉज देख ली जाए। सिंध में जो गेस के सस्पेंशन इन गो टाइम शायद 1 वीक कर दिया गया, तो लेकिन वो जैसा अभी है वो विद फुल पे है, तो ऐसा कोई इफेक्टिव क्लॉज नहीं है अब ये सस्पेंशन वाली। अच्छा नवीद साहब, ये बताएं कि जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप क्या सजेशन देंगे इन टर्म्स ऑफ टू कंडक्ट द इंक्वायरी, बिकॉज के अभी आपने जैसे बताया कि इंक्वायरी कंडक्ट करना हर मैनेजर की बस की बात नहीं है, तो आप क्या सजेशन देंगे कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको किस तरह से इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना चाहिए और किन लोगों को असाइन करना चाहिए, और हमें कोई ट्रेनिंग प्रपोज करनी चाहिए इस हवाले से? इतनी मेच्योर एज पे आगे वैसे अब इंक्वायरी ऑफिसर्स ट्रेन करना बड़ा मुश्किल होता है। इंक्वायरी ऑफिसर की एज की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको ऑर्गेनाइजेशन चाहती हों कि हम कर लें, क्योंकि ये ना कुछ हमारे रिलीजियस बिलीफ हैं। कुछ ये चीजें ट्रेनिंग करके पॉलिश की जा सकती हैं, स्किल्स इनहेंस की जा सकती हैं, उसको टूल टेक्निक्स के बारे में आगाही दी जा सकती है, लेकिन प्रेफर्ड पर्सन शुड बी दैट पर्सन जिसके पास कोई
इनर वॉइस को सुनता हो वो। मैंने जैसे कुछ कहा, कुछ उसके रिलीजियस बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो, उसकी रीजन है। याद साहब, इधर मैं कोट करना चाहूंगा, ये सारे हमारे रास्ते के नज़ारे हैं। बेसिकली हम लोग इस दुनिया में आए हुए और ये टाइम बहुत स्पीड से गुजर रहा है और हम एक मंजिल की तरफ रवां दवा है। और उस मंजिल के अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं तो एक सीन आएगा, एक सिनरी आएगी, एक दरख्त आएगा, एक पहाड़, एक ब्रिज, एक दरिया आता है और वो गुजर जाता है। तो ये इन मामलात की भी हैसियत बिल्कुल ऐसी ही है। जहां पे आप देखें एम्प्लॉयज को डिसमिसल किया गया, मे बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे और इवन मैक्सिमम किसी ने अगर कर लिया आफ्टर 1 वीक, वो उसको कोई ज्यादा याद नहीं रखा जाता, वो इशू पुराना हो जाता है और उसके बाद आपकी दोबारा नई कमिटमेंट्स, एंगेजमेंट्स वो शुरू हो जाती हैं। तो ये इतना सेंसिटिव मामला है जिसमें हमने अल्लाह के हाथों से एक बनी हुई मखलूक को हैंडल करना है। तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि मोमिन की हुर्मत काबा से ज्यादा अजीम है, ये डिक्लेयर किया गया हुआ है। तो हमने इस अजीम हस्ती को, अल्लाह ताला का जो नाइब है, उसको हैंडल करना है। तो उसके लिए एक जो मेंटल स्टेट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। इनको जो अलेज्ड एम्प्लॉई की हैंडलिंग अगर करनी पड़ जाती है तो उसको एज ए अथॉरिटी कंसीडर करते हुए नहीं ट्रीट करना। अथॉरिटी भी मैंने बताया कि अथॉरिटी भी अमानत है। तो ये बड़े सेंसिटिव मामलात हैं। उसके बाद इसको अगर उस तरीके से कनेक्ट करें कि वो बंदे के पास ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा विजन हो कि वो थोड़ा सा जो सामने चीजें नजर आती हैं उसके बियॉन्ड भी देख सकता हो। कि समटाइम क्या होता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन कुछ मीटिंग्स होती हैं, सीनियर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं और क्योंकि काफी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कशन भी चल रही होती है और लोग कंसल्ट कर रहे होते हैं, तो बड़े बड़े अजीब सिनेरियो होते हैं। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वहां पे बंदे भी पिन पॉइंटेड हैं कि ये वाला इंक्वायरी ऑफिसर है, ये नहीं छोड़ता किसी को, इसको लगाओ, ये ढूंढ लेगा, ये इसके खिलाफ बड़ी अच्छी इंक्वायरी बनाएगा। तो ये वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। इंक्वायरी जो है ये आप उस वक्त एक अदलो इंसाफ का काम करने के लिए बैठे होते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। किसी हायर अथॉरिटी की एप्रिसिएशन, टेम्परेरी एप्रिसिएशन के लिए इंक्वायरी के अंदर डिसीजन मेकिंग को जो है वो उसका इंप्रेशन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन मेकिंग जो है वो जिस मंजिल की तरफ आप जा रहे हैं, जब तक वो मंजिल ज़हन में नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग दुरुस्त नहीं होगी। उसकी रीजन है कि ये आपका डिसीजन जो है ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होगा, बल्कि उस इंडिविजुअल के जो डिपेंडेंट्स हैं वो देखेंगे उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होने जा रहा है। तो ये एक, इसको जितना मैं स्ट्रेस करूं, अगर इसको ज्यादा ही हम अभी रिलीजियस उधर ले जाएं, फॉर एग्जांपल तलाक का एक वर्ड है, वो सोसाइटी में भी इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, उसका एक प्रोसीजर है, वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके स्टेप बता दिए गए हैं कि जी इस तरीके से होता है। अच्छा, वो हलाल भी है लेकिन वो नापसंदीदा डिक्लेयर किया गया है। तो मैं बिल्कुल इसको उसके नजदीक देखता हूं कि ये नापसंदीदा एक्ट है और लेकिन ये मजबूरी में करना पड़ जाता है। और जब बिल्कुल ही कोई एम्प्लॉई समझ लें कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, डिजास्टर क्रिएट कर सकता है या कर रहा है, तो उसके साथ एक वक्त आता है कि ये एक्शन उसके अगेंस्ट करना पड़ जाता है। रीजन कि एक की हैंडलिंग करने से हम शायद, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 1000 लोग हैं तो एक की हैंडलिंग करने से हम 999 जो है लोगों के फ्यूचर को सेव कर सकें। तो ये उस तरीके का एक मुश्किल डिसीजन और बड़ा सेंसिटिव डिसीजन। वेरी राइट एंड वेरी एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड सर। हाईली एग्री, मतलब ये बिल्कुल इंडोर्स है, इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। बिकॉज एक किसी भी गलत मिसकंडक्ट करने वाले के लिए उसकी वजह से बाकी उसके सफ़र नहीं करें, वहाँ पे जो भी वर्कमैन काम कर रहे हैं
अच्छा सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इनको डोमेस्टिक इंक्वायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये शो कॉज और जो आपकी चार्जशीट होती है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या डिफरेंट हैं, और इसमें क्या कॉमन मिस्टेक की जाती हैं व्हाइल वी आर पुटिंग अप द चार्जशीट फॉर एनी डोमेस्टिक इंक्वायरी? माद आपके क्वेश्चन बड़े इन डेप्थ आप लेके आ रहे हैं। तो इसमें चार्जशीट एंड शो कॉज डिफरेंस, इसका पहले वो देख लेते हैं। हम मोस्टली देखते हैं कि इसको सेम कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसमें बड़ी एक समझे कि माइनर किस्म की एक लाइन जो है वो एग्जिस्ट करती है, और उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। इसको अगर लिंक करें, जैसे मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस क्लॉज 15(1) का जिक्र किया, तो उसमें जो माइनर मिसकंडक्ट कमिट होते हैं उसके अगेंस्ट आप फॉर एग्जांपल शो कॉज कर सकते हैं। एक सिनेरियो वो बनता है। एक सिनेरियो ये बनता है कि थेफ्ट की ही एग्जांपल ले लेते हैं। किसी एक स्टोर से एक ऑडिट के दौरान पता चलता है कि ये एक प्रोडक्ट जो है इसकी थेफ्ट हो गई है, ये प्रोडक्ट मिसिंग है। अब आप एक पीरियड आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये गुज़िश्ता 5, 7, 10, 15, 20 दिनों के अंदर ये एक्टिविटी हुई है, किसी ने ये जो है चोरी इन दिनों में की है। अब आप उन दिनों के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे कितने लोगों की मूवमेंट थी, क्योंकि वॉलंटरली कोई एडमिट नहीं कर रहा, तो अब आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपने वहां पे 5 लोग आइडेंटिफाई किए कि ये लोग आए गए हैं और ये अब सस्पेक्ट हैं हमारे। अब आप 5 लोगों को शो कॉज कर सकते हैं। 5 लोग जो हैं, अब आपको रिप्लाई में अपना स्टेटमेंट देंगे। कोई कहेगा मैं यहाँ पे नहीं था, कोई कहेगा मैं आया था, ये वाला काम करके चला गया था, मेरा काम इस ड्यूरेशन का, आप टाइम टैली कर सकते हैं, इसके अलावा मैं काम नहीं कर सकता। कोई कहेगा मैं आया था और यहाँ से फलां जगह चला गया था और मेरे पास ये एविडेंस है, तो मैं भी बेगुनाह हूं। तो ये आपके पास जब इस तरह के मुख्तलिफ तरीकों से 5 लोगों के रिप्लाई आएंगे, तो आप उसमें उम्मीद है कि 2 लोगों तक या एक बंदे तक पहुंच जाएंगे कि 3 का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है, उसको आपने काउंटर चेक भी कर लिया है, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। तो 1 या 2 जो फिर बाद में आपको लगेंगे कि हाँ ये अभी डाउटफुल हैं करेक्टर, तो उनको चार्जशीट की जाएगी। उस चार्जशीट में आप स्पेसिफिकली बता देंगे ये चीजें गायब हैं, इस ड्यूरेशन में आप आए थे। इवन शोकाज का भी जिक्र हो सकता है, आपको शोकाज किया था, 3 दिन का टाइम दिया था, आपका रिप्लाई भी आया और उसमें आप अपने आप को सही सेटिस्फाई नहीं कर सके कि जी आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपको जो है हम आपके रिप्लाई की बेस पे या कोई और एविडेंस आई हुई है, सिक्योरिटी रिपोर्ट है, तो ये चार्जशीट कर रहे हैं। तो चार्जशीट और शो कॉज का ये मैंने आपको एग्जांपल इसकी डिफरेंस क्लियर करने के लिए दी कि शो कॉज इज ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बिफोर चार्जशीट। एक डिफरेंट सिनेरियो को करने के लिए, हैंडल करने के लिए किया जाता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ ये कॉमन प्रैक्टिस चल रही है ऑर्गेनाइजेशंस में, शो कॉज और चार्जशीट को इंटर रिलेटेड कर दिया जाता है कि ये सिनोनिमस है, वो लगा लें या वो लगा लें। तो जब एक चीज का पता है कि ये इनमें डिफरेंस है, तो हमें इनको बड़ा केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। एक साहब से एक जगह ट्रेनिंग में बात चल रही थी, तो उन्होंने इसको, एक बड़ा आसान क्वेश्चन होता है कि अच्छा इसके ऊपर कोई जजमेंट देते हैं, कोई जजमेंट आई हुई है, एक साहब ने दूसरे से कह दिया। तो जजमेंट अगर नहीं चाहिए तो फिर कम से कम आपकी जजमेंट तो नहीं आनी चाहिए ना। आप बैठे, अगर आपको एक चीज का पता चल गया है ये गलत है, किसी और की जजमेंट आने दें, जब आएगी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो एक चीज क्लियरली पता चल रही है, शो कॉज का मतलब है कि आप एक कोई रीजन बता दें, रीजन ऑफ योर एब्सेंस, रीजन ऑफ योर प्रेजेंस, रीजन ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट, तो वो सेटिस्फाइड कर सकता है। शो कॉज के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है। जब आप सारा एक उसका ब्रीफ लिख देते हैं और नीचे लिखते हैं कि एक्सप्लेन एज टू व्हाई डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रॉपर लीगल एक्शन या प्रॉपर डोमेस्टिक इंक्वायरी शुड नॉट बी कंडक्टेड अगेंस्ट यू, ये शो कॉज में लिखा जाता है। चार्जशीट में क्या लिखा जाता है कि यू हैव कमिटेड दीज मिसकंडक्ट,
उसमें इल्जाम आयद कर दिया जाता है। इसमें पूछा जाता है कि आपके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। स्टेटमेंट में आप गौर कर रहे हैं, डिफरेंस है। जी चार्जशीट बिल्कुल में बिल्कुल। लिखा है कि आपने ये आपने छुट्टियां कर दी हैं, आपने चोरी कर ली, आपने लड़ाई कर दी है, आपने गो स्लो कर दी है, आपने इलीगल ग्रेटिफिकेशन ले ली है, तो आप मिसकंडक्ट कमिट कर चुके हैं, आप अपना 3 दिन में कोई डिफेंस है वो देना चाहते हैं तो दे दें। ये चार्जशीट है। शो कॉज क्या है कि ये इवेंट हुआ है, आप इस पे एक्सप्लेनेशन दें कि आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ा क्लियर डिफरेंस है। तो कोशिश करें कि किसी और की जजमेंट आए, आपकी ना आए, ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी व्यूअर्स या जिन लोगों ने इसको फेस करना है। उसके बाद आपने पूछा कि इसकी टेक्निकलिटीज के इसकी ड्राफ्टिंग और ये वो चीजें कैसी होनी चाहिए। चार्जशीट एक बड़ा क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। चार्जशीट अंडरस्टैंडिंग के लिए उससे इसको आप कंसीडर करें, क्योंकि एलिगेशन आपने लगा देने हैं, तो ये सोर्स ऑफ एफआईआर आप कह सकते हैं। ये एक एफआईआर है। अच्छा, उसमें एक जगह इसी तरह ट्रेनिंग में मौका मिला, तो वहां जब चार्जशीट लिखी गई विद हेल्प ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो वो चार्जशीट चली गई हमारी बड़ी अच्छी लिखी हुई 1.5 सफ़े पे। तो पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि ये जिसको चार्जशीट लिख रहे हैं वो उसको इन 1.5 सफ़ों की समझ भी लगेगी कि नहीं लगेगी। उसको बता दें भाई तुम 10 दिन छुट्टी पे थे या तुमने चोरी की है, तो तुम इसका अपना डिफेंस दो 3 दिन के अंदर अंदर। तो वहां पे मैंने ये रिप्लाई दिया, जो मैं यहाँ अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूंगा, कि चार्जशीट और एफआईआर दोनों जो हैं, जब भी किसी एक्सटर्नल फोरम पे जाती हैं, चैलेंज होती हैं, एम्प्लॉई फॉर एग्जांपल लेबर कोड में जाता है या एनआईआरसी जो भी उसका रिस्पेक्टिव बनता है डिपार्टमेंट रेमिडियल फोरम, वहां पे जाता है, तो सबसे पहले चार्जशीट ही पढ़ी जाती है। देन अपील में जाएंगे, कोई किसी भी पार्टी की फेवर में डिसीजन आएगा तो वहां भी चार्जशीट से स्टार्ट होगा, अच्छा एलिगेशन बताएं क्या, इवन सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे ही होता है। तो वहां पे मैंने ये रिप्लाई किया कि ये जो 1.5 सफ़े आपने लिखे हैं, लेटर अपेरेंटली दैट इज एड्रेस्ड टू इंडिविजुअल, लेकिन ये हमने उन एक्सटर्नल फोरम्स को भी कंसिडर करके लिखा है, ताकि जब वो इस डॉक्यूमेंट को फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे फाइल ओपन करते ही पढ़ेंगे तो उनको आइडिया हो जाए कि इस फाइल के अंदर उनको क्या क्या मटेरियल मिलेगा। तो ये इसकी ड्राफ्टिंग के अंदर कभी भी आपने कैजुअल बिहेवियर नहीं रखना, और इसको बड़ा सेंसिटिवली एक डॉक्यूमेंट होता है कि आप इतनी एक्सरसाइज करें और उसके बाद पता चले कि चार्जशीट वाज पुअरली ड्राफ्टेड, तो आपका ये सारी इंक्वायरी की प्रोसीडिंग सस्टेन ना कर सकें, तो वो फिर टाइम का भी नुकसान है, आपके रिसोर्सेज का भी नुकसान है। तो चार्जशीट की ड्राफ्टिंग करना एक बड़ा क्रिटिकल और स्किलफुल काम है। इसको उसके मुताबिक ही किया जाना चाहिए। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि ये जो आपकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है, इसको जो अक्यूज है अगर वो चैलेंज करता है तो उसकी कानून में क्या अहमियत है इन लेबर लॉज? सॉरी, कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? आप इंक्वायरी ऑफिसर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसको अगर कोई अक्यूज चैलेंज करता है तो क्या वो चैलेंजेबल है, या उसकी लेबर लॉ में क्या अहमियत है? जी, इंक्वायरी रिपोर्ट तो लेबर कोर्ट में या जो भी एनआईआरसी जो भी फोरम होता है इंडिविजुअल का अकॉर्डिंग टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे इंक्वायरी रिपोर्ट अगर प्रॉपरली कंडक्टेड नहीं होती तो वो सेटिसाइड भी हो जाती हैं और दोबारा री इंक्वायरी के लिए भी केसेस को रेफर कर दिया जाता है। अब उनके अंदर मोस्टली गलतियां क्या होती हैं कि सारे डॉक्यूमेंट आपने रिकॉर्ड पे नहीं लिए होते। एक गलती ये आ जाती है कि जी नो कॉन्फिडेंस किया था अलेज्ड एम्प्लॉय ने, उसको प्रॉपर रीजनिंग या प्रॉपर वेटेज नहीं दी गई। अगर नो कॉन्फिडेंस उसने किसी इंक्वायरी ऑफिसर पे कर ही दिया है, तो एम्प्लॉयर के लिए बेहतर है कि उसको चेंज कर दिया जाए, अगर उसके अंदर उसने कुछ अच्छी जस्टिफिकेशंस दे दी हैं, कोई प्रीवियस हिस्ट्री भी है उसका, उसके साथ कोई डिस्प्यूट था,
कहीं पे दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, दोस्त थे, या डिफरेंस ऑफ व्यूज था दोनों का किसी स्टेज पे, तो ये वैलिड रीजंस होती हैं। लेकिन इसमें हमेशा इंक्वायरी ऑफिसर चेंज करना भी रिकमेंड नहीं किया जाता, कि ऑर्गेनाइजेशन में ये फिर हैबिट ही बन जाती है। तो आपने जब एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर आए तो उसकी रीजनिंग उससे पूछनी है कि जी आप रीजनिंग दें, और रीजनिंग जो है वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए। इंक्वायरी ऑफिसर के पास ही राइट है कि वो इंक्वायरी कि वो चेंज ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर की एप्लीकेशन को अपने पास से ही रिजेक्ट कर दे, और उसको इस एक्टिविटी को पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग लाजमी बनाए कि जी ये एक टाइम बाइंग टूल के तौर पे ये एप्लीकेशन दी गई थी, और जिसमें इनको मौका दिया गया इसको जस्टिफाई करें, और ये इसको जस्टिफाई नहीं कर सके तो इसलिए इसको रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई जस्टिफिकेशन है तो फिर लाजमी चेंज ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर होना चाहिए। ओके, कमाल साहब। जी नवीद भाई, आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? जी बिल्कुल। अभी आई थिंक हमारा थोड़ा लेट भी शुरू हुआ सेशन और अभी एंडिंग पे है, तो मैं क्लोजिंग में यही कहना चाहूंगा कि अच्छी बातें करना आसान है, अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमने बातें भी करते रहना है और अमल की कोशिश भी करते रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बतौर इंसान अल्हम्दुलिल्लाह पैदा किया है, और हमारे किरदार से अल्लाह की इस्मत नजर आनी चाहिए कि अल्लाह ने ये एक मखलूक बना के भेजी है और अल्लाह के अहकामात पे अमल करती है, एक दूसरे को हुकूकुल इबाद अदा करने में प्रेफरेंस करती है, और आर्बिट्रेरली अपने डिसीजन मेकिंग नहीं करती, अदल इंसाफ के तकाजे ये मखलूक पूरे करती है, अपनी अथॉरिटी को अमानत समझ के इस्तेमाल करती है, और ये एक रास्ते में सफर के नज़ारे हैं। और हम जहाँ से आए थे और हमारा सफर जो है एक हमारी रिटर्न टिकट हमारे पास है, फ्लाइट अनाउंस होनी है जिसकी जब भी हो जाए, और कंफर्म रिटर्न टिकट है। ये नहीं कह सकते कि जी मेरी अभी परचेज नहीं हुई या मेरी चांस पे है, तो रिटर्न टिकट इज कंफर्म, सिर्फ फ्लाइट की अनाउंसमेंट ड्यू है। तो जब वहां पे फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो तो हमारे लगेज में अगर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स कुछ हैं तो वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब अपने खालिक के सामने पेश हों और वहां पे लेस्ट एम्प्लॉय भी हो तो वहां पे भी वो सस्टेन करें, सिर्फ अदालतों में सस्टेन ना करें। जी हमाद, आपने कोई एंडिंग कमेंट्स करने? नहीं, थैंक यू सो मच अयाज। इट्स होपफुली व्यूवर्स ने भी इसको काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। थैंक यू सो मच राजा साहब, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और इस अहम टॉपिक के ऊपर हमें गाइडेंस भी दी, और इसके बारे में हमें कुछ मुफीद बातें भी बताई जिन पे अमल पैरा होके हम इस एक नोबल फरीजे को, क्योंकि जैसे आपने अर्ज की ना, एक ये चीज़ सौंप इसके अंदर मुख्तार हैं और आप इसका फैसला कर सकते हैं, तो डेफिनेट एम्प्लॉयर के कंधों पे। और जैसा कि आपने फरमाया कि सारी चीज़ें डेलीगेशन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग मैटर। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टाइम एंड योर सेंसिटिव टॉपिक। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अयाज भाई, यहाँ पे मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा जो है ना, हम एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या प्रोफेशनल लाइफ में कहते हैं आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल। अच्छा, वो जब डिफिकल्ट सिनेरियोज आते हैं कि यार ये तो बातें हैं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तो ये प्रैक्टिकल का हाल हमने बिल्कुल उस तरह ही कर दिया है जैसे इंशाल्लाह का किया हमने। इंशाल्लाह का वर्ड मोस्टली उस वक्त बोल दिया जाता है जब किसी को टालना हो या काम ना करना हो, ये गलत नॉर्म्स बन गई हैं। तो अपने आप को प्रैक्टिकल कह देना भी इस तरीके से ही हो गया होगा कि मैं
जो है ये तमाम इंसानी एहसासात से मुबर्रा हूँ और बड़ा प्रैक्टिकल हूँ और मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकर और ये वो इस तरीके से हूँ। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकर के तौर पे जो है आपकी जिंदगी कारआमद नहीं है, किसी के काम की नहीं है, ना ऑर्गेनाइजेशन के काम की है, ना किसी इंडिविजुअल के काम की है। तो एट द एंड अगेन आई वुड से जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि इंक्वायरी कंडक्टिंग इंक्वायरी इज नॉट ए पीस ऑफ केक और कप ऑफ टी ऑफ ऑल, और इसके लिए जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड पर्सन है दैट पर्सन मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग वैल्यूज बिलीव्स और स्ट्रॉन्ग उसकी पर्सनैलिटी और कंडक्ट हो, उसको इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट किया जाना चाहिए, जिसकी डिसीजन मेकिंग में भी उसकी स्ट्रेंथ हो। कोई आदमी हो सकता है कि कोई मैनेजरियल या सीनियर रैंक्स में हो, वो स्किल बेस्ड हो, उसकी स्किल स्ट्रेंथ डिफरेंट हो। ये डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं इंक्वायरी कंडक्ट करना। इसमें आप किसी मशीन की हैंडलिंग नहीं कर रहे,